हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल मेंटोर जी पर। ठीक है, चलें तो आज की क्लास शुरू करें भाई बड़े लोग। कैसे हो सब हैं? हो बढ़िया हो ना? तो चलो फिर करते हैं शुरू आज की क्लास। तो अगर हम आज की क्लास, आज के लेक्चर के बारे में बात करें, तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया सेक्शन फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस, और हमने स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब अगर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, तो आओ आज पढ़ लेते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार रीड करके देखते हैं। कह रहा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये किसी भी पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस। अब दोनों ही पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो कह रहा है फाइंड x एंड y। तो कह रहा है क्या निकालो भैया, वैल्यू निकालो किसकी, x की और y की। तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, निकाल देते हैं। चलो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 पॉइंट्स हैं किसी पैरेललोग्राम के। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। क्या बना हुआ है? एक पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। वो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको किस किस तरीके से दे रखे हैं? वो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। 1, 2, 4, y, x, 6, और चौथा कैसे दिया हुआ था? 4, y, x, 6, 3, 5। ये चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक पैरेललोग्राम के। ये चारों कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स दिए हुए हैं किसके, पैरेललोग्राम के। अब आपसे कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। इतना देने के बाद आपसे क्या कहा है, किसकी वैल्यू बताओ, एक्स की और वाई की। तो आ जाओ भैया समझ लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी। यहां से मैंने एक डायगोनल खींचा, और इधर से भी मैंने क्या खींचा, एक डायगोनल, और मैंने इनके कुछ नाम दिए। चलो नाम दे देते हैं ए, बी, इसको कोऑर्डिनेट सी, और इसको कोऑर्डिनेट डी। और जो ये सेंटर है ना, इस सेंटर को मैंने ओ मान लिया। क्या मान लिया? इस सेंटर को ओ। अब पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि जब भी उसका डायगोनल सेंटर पे जाएगा ना, तो सेंटर पे वो इक्वल बाइसेक्ट करेगा। पैरेललोग्राम की कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि जब भी कोई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है कि जब मैं बात एसी की करूंगा, किसकी बात करूंगा, एसी की। जब मैं बात एसी की करूंगा, तो जो ये वाला रेशियो अगर 1 का है, तो ये वाला रेशियो भी 1 का ही होगा। यानी जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, डायगोनल एसी की, तो डायगोनल एसी में क्या होगा, ओ मिड पॉइंट कहलाएगा किसका, एसी का। और ओ अगर एसी का मिड पॉइंट है, तो मतलब मैं उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या अप्लाई कर सकता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए इसे x1 y1 मान लिया, और इसको x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है इसका x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। एक्स और वाई कहां, ये रहे बीच में, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स को ही तो निकालते हैं। और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ एक एक करके वैल्यू रख लो आप। एक एक करके अगर आप वैल्यू रखोगे, तो x1 की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 1। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, x अपॉन 2। x की वैल्यू नहीं दी हुई। सेंटर्स को ऐसा कर लो, a और b मान लो इन्हें। सेंटर्स को क्या मान लो, a और b। चलो, पूरा खेल बिगड़ गया। a और b क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि एक्स वाई दिए हुए हैं।
एक्स वाई दिए हुए हैं तो जो वैल्यू आपको दी हुई है आप वापस वही नहीं मान सकते। सेंटर आपका ओ है और इस ओ को मान लो ए कोमा बी। इस ओ को क्या मान लो, ए कोमा बी। और ये आपके एक्स और वाई की वैल्यू होती है, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ए। उसी तरीके से वाई की वैल्यू बी है और उसके मिड पॉइंट निकलेंगे दोनों को जोड़ के 2+6 अपॉन 2, 8/2। तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1+x/2। तो यानी कहने का मतलब क्या था कि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि वो बीच मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैंने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए। क्या निकाल लिए मैंने, ये दोनों पॉइंट। अब जब मैंने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए और मैंने डायगोनल बीडी की बात की, इसकी बात की, डायगोनल बीडी, तो मुझे समझ आया कि भैया डायगोनल बीडी के लिए भी तो ये मिड पॉइंट होता है। यानी डायगोनल बीडी के लिए भी अगर ये रेशो 1 का है तो नीचे वाला भी 1 का होता है। तो मतलब डायगोनल बीडी के लिए भी ओ क्या होता है, मिड पॉइंट। तो जब डायगोनल बीडी के लिए भी ओ मिड पॉइंट है तो इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जा सकता है और इसमें भी ए और बी निकाले जा सकते हैं। इसमें ए आएगा, इन दोनों को जोड़ लो, 4+3 7/2। और इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर बी आएगा, बी के लिए दोनों को जोड़ लो y+5 और 2 से डिवाइड कर लो। तो यानी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाली। लेकिन ए की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 1+x/2, तो वहां पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट की जा सकती हैं। जब ये हमें पहले से पता है ए की वैल्यू 1+x/2 होती है तो ये बराबर हो गई 7/2 के। 2 से 2 कटेगा, 1+x=7, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी यहां से पता चला x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। b की वैल्यू भी मुझे पहले से पता है 4, तो मैं वहां रख सकता हूं। b की वैल्यू अगर मुझे पहले से 4 पता है तो मैं बिल्कुल वहां पुट कर सकता हूं, 4y+5/2। 4 2 जा इधर आके 8 हो जाएगा, 2 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 5 = y हो जाएगा, जो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। यही आपसे मांगे थे x और y की वैल्यू। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या है, एक बार O पॉइंट AC साइड से निकालना है और एक बार O पॉइंट BD साइड से, और उन दोनों को आपस में इक्वल रख लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो यानी एक बार O पॉइंट डायगोनल AC से और एक बार O पॉइंट डायगोनल BD से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इतना अगर आपको समझ आया तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल। हमें ए के पॉइंट बताने हैं जबकि ए बी जो है वो डायामीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर -2, 3 है और बी 1, 4। 2, -3 और 1, 4 एक सर्कल है। उस सर्कल का एक डायामीटर है। अब डायमीटर है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। अब सेंटर के जो पॉइंट है वो 2, 3 दे रखे हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2, ये वाले जो दे रखे हैं ये -1, 4 दिए हुए हैं। ये वाले आपसे मांगे हैं और कह रहा है ये सर्कल का डायामीटर है। क्या है, सर्कल का डायामीटर। अगर ये सर्कल का डायामीटर है तो आप जानते हो सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है वो बिल्कुल डायामीटर के बीचों बीच होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये सेंटर है तो जितनी दूरी इसकी इधर रही होगी उतनी ही दूरी इधर रही होगी, क्योंकि डायामीटर पे जो सेंटर आता है जितना वो रेडियस राइट में बनाता है उतनी ही रेडियस लेफ्ट में बनाएगा। आपसे कह रहा है ये ए बी पॉइंट का, आपसे कह रहा है ये वाला पॉइंट बताओ। तो आप क्या करोगे, आप जानते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, और इसे मान सकते हैं हम x, y। हमसे ये वाला पॉइंट x, y मांगा है।
हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ऑलरेडी, सेंटर है तो मिड पॉइंट ही होगा। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि भैया एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, और y की वैल्यू निकाली जा सकती है भैया y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। बस मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं आपके x1 y1, और एक मिनट, बस मैंने छोटी सी गलती कर दी। ठीक है, तो हाँ, ये वाले होते हैं आपके x2 y2, ये वाले होते हैं आपके x1 y1, यानी आपको x1 y1 फाइंड करने हैं। तो x1 y1 के लिए एक एक करके वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, x1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू -1 है और ये 2 है, 2 2 जा इधर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा आपको यहां से मिलेगा, y की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, y1 हमें फाइंड करना है, y2 की 4 है अपॉन 2, 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यानी आप कह सकते हो x1 की वैल्यू 5 आ रही है और y1 की वैल्यू 2 आ रही है। सीधा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आप इसे प्यार से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप ये आपका हो गया होगा, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इतना ज्यादा नहीं है तो चले आगे की तरफ। चलो, अब अगर आगे की तरफ चले तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो एक बार चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो पॉइंट ए और बी है, उसमें हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट ए पी अप इक्वल्स टू 3/7 ए बी। जो ए पी है वो 3/7 है किसकी, ए बी की, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिस पर पी लाई करता है, यानी जिसके बीच में क्या आता है, पी। तो मैंने मान लिया भैया ये लाइन सेगमेंट ए बी होगी, ये रही लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए है और ये बी है। कह रहा है उसमें कहीं बीच में, कहीं कहीं भी बीच में नहीं, मतलब कहीं भी उस पर क्या लाई कर रहा है, पी। वो पी ऐसा है जो उसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए बी के भी दे रखे हैं और पी के भी दे रखे हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको -2 -2 2 -4, -2 -2 2 -4, ये दिए हुए हैं -2 -2, ये दिए हुए हैं 2 -4। और साथ में ना आपको एक चीज लिखी हुई है उसने, कि जो एपी है वो 3/7 ए बी है। जो एपी है वो 3/7 है किसकी, ए बी की। आपको पता है ए बी मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो अगर आप ध्यान से देखो, एपी 3 है और ए बी 7 है, रेशो में एपी का हिस्सा 3 का है और ए बी का 7 का। तो ये रहा एपी ए से पी तक 3, ये रहा ए बी ए से बी तक 7। आपको पता है ए से बी तक पूरा 7 है, ये 3 है, पता है ना आपको, ये यहां से यहां तक पूरा 7 हो गया और उसमें से ये हिस्सा 3 हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना बचा होगा, 4। माइनस कर लेंगे, ये वाला हिस्सा कितना बचा होगा, 4। अब देख लेते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको कोऑर्डिनेट पी के मांगे हैं, तो पी के मांगे हैं तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ये वैल्यू m की हो गई और ये वैल्यू n की। तो आप ऑफ कोर्स है कि आपको p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो जब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x को निकाला जा सकता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से। उसी तरीके से y को निकाला जा सकता है my2 प्लस ny1
अपॉन m प्लस n से। एक एक करके सारी वैल्यू रख लो। एक एक करके अगर आप सारी वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 + 4, 6 - 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7। ये वैल्यू किसकी आ गई? x की एक वैल्यू आ गई। उसी तरीके से y में सारी वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, 4 है, n की वैल्यू 4 है, क्वेश्चन में सारी दी हुई है। y1 की -2 है, रखेंगे नीचे 3 + 4, तो ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी -20 अपॉन 7। ये y की वैल्यू हो जाएगी और यही आपको फाइंड करना था, यानी आपको फाइंड करनी थी x की और y की वैल्यू। तो सिंपली आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y दोनों की वैल्यू बता सकते हैं। जब आपसे p कोऑर्डिनेट मांगा जाएगा तो भैया करेंगे क्या? सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप इसे इजीली कर सकते हैं। आई होप हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाएगा तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि आखिरकार 9 क्या दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं भैया 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको 4 इक्वल टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पहले कराया है इससे पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें ट्राइसेक्शन किया था, यहां टुकड़े कितने कर रहा है? 4। यहां कितने टुकड़े हो रहे हैं? 4। -2 2 है और 2 8 है। -2 2 है और 2 8 है। -2 और 2 है और बी की वैल्यू 2 8 है। इस बार टुकड़े कर रहा है 4। कितने इक्वल टुकड़े कर रहा है? 4। तो 4 इक्वल टुकड़ों के लिए, इसे 4 टुकड़ों में बांटने के लिए हमें 3 जगह से काटना पड़ेगा, 1 2 3। ए भी दिए हुए हैं सी डी एफ। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है कि अगर आपको सी निकालना है तो बाकी दोनों को भूलना पड़ेगा। उसी तरीके से अच्छा ठीक है, ये इक्वल रेशो में थे, इक्वल पार्ट्स हैं सारे। तो कहने का मतलब है अगर आपको सी निकालना है तो बाकी सबको भूलना पड़ेगा। तो बाकी सबको भूल के सी को एक्स वाई मान लेना, ये रेशो हो जाएगा 1:3। ठीक है, क्योंकि सी से पहले 1 है और सी के बाद 3 है, बीच के तो सारे आप भूल ही जाओगे। जैसे मतलब क्वेश्चन हमने ट्राइसेक्शन वाला किया था, बिल्कुल सेम तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क। कि जैसे ट्राइसेक्शन वाला हुआ था, एक एक करके तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है। सी की निकालनी है, फिर डी की निकालनी है, फिर एफ की निकालनी है। ऐसे आपको एक एक करके सारी वैल्यू निकालनी है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। हो जाएगा, इजी हो जाएगा अगर आपने ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हमने इससे पिछली वाली लेक्चर में पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया है, आप पहले उसे जाके देख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा तो चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, और देखते हैं आखिरकार क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देखें तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस जो कि इन 4 पॉइंटों से मिलकर बना है, 3 0 4 -5 -1 4 और -2 -1। हिंट में कहा है एरिया ऑफ रोम्बस आएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। चलो कोई बात नहीं, पहले रोम्बस बना लेते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेट्स लेंगे, फिर बात करेंगे क्या कह रहा है। तो एक रोम्बस बना लिया। सपोज ये एक रोम्बस है, इसके 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। जरा देख लेते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 3 0 4 5
3045 और क्या क्या दिए हुए हैं, 3045 -1 4 -2 -1, -1 4 और ये दिया हुआ है -2 -1। अब आपसे मांगा है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या मांगा है? एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स की क्या होती है? प्रोडक्ट। डायगोनल्स की क्या होती है? प्रोडक्ट। अब अगर इसमें ध्यान से देखो तो कौन कौन से डायगोनल बन रहे हैं? एक डायगोनल तो आपका एसी बनेगा, एक डायगोनल बीडी बनेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना 1/2 इंटू एसी इंटू बीडी। भाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब तो दोनों डायगोनल्स की प्रोडक्ट है, और दोनों डायगोनल्स में एक डायगोनल एसी बन रहा है और दूसरा डायगोनल बीडी बन रहा है, तो मतलब एसी और बीडी की प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हमें एसी और बीडी की प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या पता होने चाहिए? एसी और बीडी पता होने चाहिए। तो एसी निकालेंगे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसमें कोऑर्डिनेट ले लेंगे x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी निकाल लो, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 32, 32 हो गया। 32 को 4√2 लिखते हैं। एसी आ गया 4√2। एसी की वैल्यू क्या आ गई? 4√2। 1/2 इंटू 4√2। अब बीडी की निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीडी की निकाल लेते हैं हम। यहां निकाल लेंगे बीडी की। तो बीडी में बीडी वालों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो बीडी वाला डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा? बीओडी में x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 36 प्लस 36, जो कि होता है 72। 72 को लिखा जाता है 6√2। तो जो बीडी की वैल्यू आ रही है, बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? तो बीडी की वैल्यू आ गई 6√2। तो आप 4 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, 4 को 2 बार, 6 2 जा 12, √2 इंटू √2 2 होता है, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यानी आपको यहां पे जो एरिया चाहिए था उसमें आपको सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें आपसे कोई पॉइंट नहीं मांगा था। आपको जरूरत थी डायगोनल्स की, और डायगोनल्स पूरे पूरे होते हैं एसी और बीडी। तो जब डायगोनल्स पूरे पूरे होते हैं तो आपको पूरे पूरों में ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी आप पॉइंट निकालोगे तो सेक्शन फॉर्मूला, और अगर पूरी पूरी साइड चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस के आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, इसके लिए हम आपको क्यूआर कोड दे रहे हैं। गूगल पे जो क्यूआर कोड आता है स्कैन का ऑप्शन, उससे आप इसे स्कैन कर सकते हैं। ये आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज, जैसे हमने आपको पढ़ाया है। इससे आपकी एक्सरसाइज 7.2 यहां आपको पूरी मिल जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो हमने आपको जैसे पढ़ाया है आप उसे वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो इसे स्कैन करके आपके पास वो नोट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप उसे सेव इमेज, डाउनलोड इमेज कर सकते हैं। आई होप आपके लिए इतना टाइम बहुत है स्कैन करने के लिए, आपने इसे स्कैन कर लिया होगा। ठीक है, अब अगर आपने इसे स्कैन कर लिया है तो हम आपको बता दें कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्या हो गई है? कंप्लीट। अब अगर आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म। तो यानी आज हमने फिर एक और चैप्टर खत्म कर लिया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ मेंटोर जी क्लासेस पर। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।